यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना जो मैं बोल रहा हूं। आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और अगर 100 लोगों पे आपने इस सीक्वेंस को फॉलो किया तो 100 में से 90 से भी ज्यादा लोग आपके साथ इस बिजनेस के अंदर एंट्री कर जाएंगे। यानी कि ये वो सीक्वेंस है जो आपको आपका कन्वर्जन रेट 90% से अबव ले जाता है। ये वो सीक्वेंस है जो बिजनेस के अंदर आपके कन्वर्जन रेट को 90% से ऊपर ले जा सकता है। आइए मैं आपको बताता हूं कि इसको सही से कैसे करना है। देखिए, आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी किया, आपने पहला अटेम्प्ट भी कर लिया, उसके बाद भी हो सकता है सामने वाला कहे कि चलो ठीक है सर, थोड़ा सोच के बताता हूं, या अभी मेरे पास पैसे नहीं है, या थोड़ा सा मुझे अभी सोचने का टाइम चाहिए, या कुछ भी सामने वाला बोल सकता है, टालने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति टालने की कोशिश करता है तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, अब हम सीक्वेंस की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पूरा ट्रेनिंग सेशन है 4 भागों में डिवाइडेड है, सोच, समझ, सामग्री और सीक्वेंस। तो अब हम सीक्वेंस के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं, जो कि इस ट्रेनिंग सेशन का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आखिरी टॉपिक तो है लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, सीक्वेंस फॉर रिजल्ट मैक्सिमाइजेशन। आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हासिल करने के लिए आपका जो फॉलोअप की जो प्रोसेस है वो सही सीक्वेंस में होनी जरूरी है। अगर आपने सही सीक्वेंस में फॉलोअप्स किए तो आपकी सेलिंग की प्रोसेस बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाएगी, पहले से लगातार इंप्रूव होती चली जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट आता है एक्साइटमेंट, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, फर्स्ट अटेम्प्ट, फॉर्म फिलअप, डेप्थ वर्किंग। क्या है सीक्वेंस फॉर रिजल्ट मैक्सिमाइजेशन? मैं आपको बता रहा हूं, ये है सीक्वेंस। ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हासिल करने के लिए ये रही आपके सामने सीक्वेंस। एक्साइटमेंट, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, फर्स्ट अटेम्प्ट। किस चीज का फर्स्ट अटेम्प्ट? क्लोजिंग का, है ना, पेमेंट, सामने वाले से पेमेंट लेने का, डीडी कह लो, पेमेंट कह लो, क्लोजिंग कह लो, फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, और उसके बाद फॉर्म फिलअप, देन डेप्थ वर्किंग। ये है 5 ऐसे स्टेप्स, जिन स्टेप्स को अगर आपने ढंग से फॉलो किया, अगर आपने इन स्टेप्स को ढंग से फॉलो किया तो मैं आपको इतना जरूर बता रहा हूं कि आप 100 लोगों पे अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो 100 में से 90 या 95 लोग एंट्री कर जाएंगे आपके साथ इस बिजनेस के अंदर। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना जो मैं बोल रहा हूं। आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और अगर 100 लोगों पे आपने इस सीक्वेंस को फॉलो किया तो 100 में से 90 से भी ज्यादा लोग आपके साथ इस बिजनेस के अंदर एंट्री कर जाएंगे। यानी कि ये वो सीक्वेंस है जो आपको आपका कन्वर्जन रेट 90% से अबव ले जाता है। ये वो सीक्वेंस है जो बिजनेस के अंदर आपके कन्वर्जन रेट को 90% से ऊपर ले जा सकता है, अगर आपने सही से किया तो। आइए मैं आपको बताता हूं कि इसको सही से कैसे करना है। इस टॉपिक को सबसे लास्ट में क्यों रखा पता है आपको? इस टॉपिक को सबसे लास्ट में इसलिए रखा है मैंने, क्योंकि जब कोई जर्नी शुरू होती है ना, तो शुरू में बहुत भीड़ होती है उस जर्नी में। जैसे जो ट्रेन गरीबपुर से अमीरपुर जा रही होती है ना, गरीबपुर से अमीरपुर जाने वाली ट्रेन जब अपने पहले स्टेशन से जब चलना शुरू करती है तो उस समय उस ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ होती है कि उसके अंदर घुसने तक की जगह नहीं होती। लोग छत पे भी चढ़े रहते हैं, लोग इंजन में भी घुस जाते हैं, मतलब जहां जगह मिलती है वहां खड़े हो जाते हैं लोग, बाथरूम में घुस जाते हैं, हर जगह, मतलब सीट के नीचे, जहां जिसको थोड़ी सी भी जगह मिली वो वहां घुस जाता है जब ट्रेन गरीबपुर से चलनी शुरू होती है। क्योंकि गरीबपुर से बाहर हर व्यक्ति निकलना चाहता है, हर व्यक्ति। लेकिन जब तक वो ट्रेन अमीरपुर तक पहुंचती है ना, तो उसमें से बहुत सारे लोग बीच में ही उतर चुके होते हैं। 90% से ज्यादा लोग बीच में ही उतर जाते हैं। बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं ना, सलाहपुर आता है, होशियारपुर आता है, आलसपुर आता है, तो इस तरह से बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं, तो लोग उतरते चले जाते हैं अलग अलग स्टेशन पे। और ऐसा ही हमारे हर ट्रेनिंग सेशन के अंदर होता है। जब शुरुआत होती है तो पहले शुरुआत ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, इसके डे 1 में स्ट्रेंथ कितनी थी? लगभग 130 से ज्यादा लोग थे, 130 प्लस थे। और अब कितने हैं?
अब आधे रह गए, तो ये बाकी के आधे लोग कहाँ गए? बाकी के आधे लोग कहाँ गए? ये उतर गए बीच में ही। हम बता सबको रहे होते हैं लेकिन उतर जाते हैं लोग बीच में। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सबसे लास्ट में होता है, और ये वो सीक्वेंस है। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो गारंटी है इस बात की कि आप अपना कन्वर्जन रेट जो होता है, कन्वर्जन रेशो जो होता है, उसको 90% से अबव, और अगर और ज्यादा अच्छे से कर लिया तो हो सकता है 100% भी ले जा सकते हैं। यानी कि एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लाने का फुल प्रूफ टेक्निक है ये सीक्वेंस। एक्साइटमेंट, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, फर्स्ट अटेम्प्ट, फॉर्म फिलअप एंड डेप्थ वर्किंग। इनके ऊपर बात करना शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं एक्साइटमेंट के ऊपर। एक्साइटमेंट इज द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक टू इंप्रूव योर रिजल्ट्स एंड परफॉर्मेंस। एक्साइटमेंट के बारे में आपने सुना होगा, हम जो है न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम एक्साइटमेंट के आपको 7 नियम बताते हैं कि अपने आप को एक्साइटमेंट आपने दिखाना कैसे, अपना एक्साइटमेंट आपने दिखाना कैसे है, अपनी शख्सियत को एक एक्साइटेड पर्सन वाली शख्सियत आपने बनाना कैसे है। उसके लिए 7 पॉइंट बताते हैं हम आपको कि ये सारे 7 के 7 पॉइंट आपने फॉलो करने हैं। तो जब आप उन 7 के 7 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपकी शख्सियत एक एक्साइटेड पर्सन वाली शख्सियत बन जाती है। तो एक्साइटमेंट इज द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक टू इंप्रूव योर रिजल्ट्स, और हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस। अरविंद सर पूछ रहे हैं सर डेप्थ वर्किंग का मतलब क्या होता है? अभी बताएंगे सर, डेप्थ वर्किंग का मतलब बताएंगे। एक एक करके सारी चीजों को बता रहा हूं मैं, आपको ध्यान से समझना। एक्साइटमेंट से क्या फायदा होता है? एक्साइटमेंट से फायदा होता है कि एक्साइटमेंट सबसे पहली बात तो आपके डर को पूरी तरह से खत्म कर देता है और आपकी नर्वसनेस को भी आपके फेवर में ले आता है। देखो दोस्तों, नर्वस होना एक्चुअल में बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको उस नर्वसनेस को सही डायरेक्शन में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो नर्वसनेस भी आपको फायदा करवा सकती है ना। नर्वसनेस क्या होती है? आपको अलर्ट रखती है, अलर्ट। आपने देखा होगा एक व्यक्ति जब नया कार चलाना शुरू करता है, पहली बार कार पकड़ता है तो पहली बार में वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है, हल्का सा नर्वसनेस रहती है अंदर से, लेकिन वो नर्वसनेस उसको क्या है, अलर्ट रखती है कि कहीं गियर सही से पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं, क्लच ब्रेक सब अच्छे से प्रॉपर तरीके से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक्सीलरेटर कहीं जरूरत से ज्यादा एक्सीलरेटर तो नहीं दबा रहा हूं। तो वो नर्वसनेस एक्चुअल में उसको अलर्ट रखती है। तो नर्वसनेस को भी सही दिशा में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। एक्साइटमेंट आपके डर को पूरी तरह से खत्म कर देता है। जो व्यक्ति एक्साइटेड रहता है ना, उसका डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, ठीक है। 2 ही बातें हो सकती हैं कि या तो आपके चेहरे से एक्साइटमेंट झलक रहा होगा या फिर आपके चेहरे से डर झलक रहा होगा। आपके हाथ में है कि आपके चेहरे से क्या सामने वाले को झलकता हुआ दिखाई दे, ये आपके हाथ में है। अगर आप जानबूझकर एक्साइटेड नहीं दिखाई देंगे तो आप डरे हुए दिखाई देंगे, सिंपल सी बात है। तो एक्साइटमेंट आपके डर को पूरी तरह से खत्म कर देता है और आपकी नर्वसनेस को आपके फेवर में ले आता है, आपकी नर्वसनेस को आपके फेवर में ले आता है, ठीक है। आपका एक्साइटमेंट आपके प्रोस्पेक्ट में भी जोश भर देता है। अगर आपके अंदर में करंट भरा हुआ है, अगर आप करंट से भरे हुए हैं तो आप जिसको टच करते हैं उसमें भी करंट आ जाता है। होता है कि नहीं होता? एक आदमी बिजली के तार से चिपक गया, मान लो बिजली के तार से चिपक गया। अब अगर गलती से उस आदमी ने किसी और को छू लिया तो क्या होगा? उसमें भी करंट आ जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? बस यही है। तो एक्साइटमेंट उसी पावर हाउस की तरह ही है। अगर आपने अपने अंदर भर लिया ना, अगर आपके अंदर भर गया ये चीज, तो आप जिसको छुओगे उसमें भी भर दोगे, उसको भी एक्साइटेड कर दोगे। और यही तो करना है हमको। एक्साइटमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक्साइटेड व्यक्ति को थकान महसूस नहीं होती। मतलब जिसके अंदर में एक्साइटमेंट भरा हुआ है ना, वो कभी थकता नहीं है, वो थकान महसूस नहीं होती, बल्कि उसको वो काम करने में मजा आने लगता है, मजा आ रहा होता है उस व्यक्ति को, एक्साइटेड व्यक्ति को उस काम को करने में मजा आ रहा होता है। और जिसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होता उसको मजा नहीं आ रहा होता है, उसको अपना हर काम बोझ की तरह लग रहा होता है। प्लान दिखाने की प्रोसेस उसको एक बोझ लग रही होती है, फॉलो अप करने की प्रोसेस उसको बोझ लग रही होती है। सारी चीजें इस बिजनेस के अंदर जो भी जरूरी चीजें करने को बोला जाता है, ट्रेनिंग में आना उसको जो है एक बोझ की तरह लग रहा होता है। क्यों लग रहा है उसको बोझ की तरह? क्योंकि उसके अंदर में एक्साइटमेंट, जोश की कमी है। समझ रहे हैं? तो एक्साइटमेंट से क्या फायदा होता है? एक्साइटमेंट से ये सारे फायदे होते हैं।
कि एक्साइटमेंट आपके डर को पूरी तरह से खत्म कर देता है और आपकी नर्वसनेस को आपके फेवर में ले आता है। आपका एक्साइटमेंट आपके प्रोस्पेक्ट में भी जोश भर देता है। आपको थकान नहीं होती, बल्कि आपको काम करने में मजा आने लगता है, मजा आने लगता है। ठीक है, इसीलिए पहला पॉइंट है एक्साइटमेंट। अभी एक्साइटमेंट में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पर, वरना 15-20 मिनट और लगेंगे। तो एक्साइटमेंट वाले टॉपिक को समझने के लिए जब न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन प्रोग्राम रिपीट होगा तो वहां पर एक्साइटमेंट को डिटेल में समझाया जाता है कि भाई एक्साइटमेंट के लिए कौन से 7-8 ऐसे पॉइंट हम आपको बताते हैं जिनको फॉलो करेंगे। ठीक है, बहुत आसान चीजें बताते हैं, 7-8 स्टेप्स बताते हैं, बहुत ही इजी। उनको फॉलो करने से आपकी शख्सियत जो है वो एक एक्साइटेड व्यक्ति वाली शख्सियत बन जाती है। तो इस बिजनेस में ना सिखाया सब कुछ जाता है, बस आपको लगातार सेशन में बने रहना जरूरी है। सबसे पहले तो एक्साइटमेंट, उसके बाद आता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं आपके प्रोस्पेक्ट को डिसीजन लेने में मदद करने में, कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके फेवर में डिसीजन ले। आपका प्रोस्पेक्ट वही डिसीजन ले जो आप चाहते हैं कि सामने वाला ये डिसीजन ले। आप क्या चाहते हैं कि सामने वाला आपके साथ ज्वाइन हो जाए, सामने वाला आपका प्रोडक्ट ले ले, एंट्री लगा ले, आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर ले, यही तो चाह रहे हैं ना। तो ये जो आप चाहते हैं आपका प्रोस्पेक्ट वैसा ही डिसीजन ले, उसके लिए आपको जो सवाल पूछने हैं, सवाल आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के बारे में भी लगातार हम बताते रहते हैं कि भाई कौन कौन से क्या क्या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं। एमएलएम का सत्संग में भी लगातार रिपीट करते रहते हैं, तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग रिप्लाईज ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। आपके प्रोस्पेक्ट के जो जवाब होते हैं उनको कंट्रोल करने में आपको मदद करते हैं प्रोस्पेक्ट आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हेल्प्स इन गेटिंग फेवरेबल रिजल्ट्स। आपको फेवरेबल रिजल्ट्स हासिल करने में मदद करते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के बारे में भी ऑलरेडी आप सभी लोग जानते होंगे कि भाई पहला जैसे ही प्लान प्रेजेंटेशन खत्म हुई, प्लान प्रेजेंटेशन खत्म होने के जस्ट बाद की प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको। ये कई लोगों को शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये करना कब है, एक्साइटमेंट दिखाना कब है। हम एक्साइटमेंट, ये जो हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं ना, सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस हम आपको बता रहे हैं जस्ट प्लान प्रेजेंटेशन के बाद की बता रहे हैं। जैसे ही आपने सामने वाले को प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के जस्ट बाद की प्रोसेस बता रहे हैं। आपको एक्साइटेड होना जरूरी है, चाहे आपने प्लान दिखाया या आपके सीनियर ने प्लान दिखाया, या आपने अपने प्रोस्पेक्ट को किसी मीटिंग में बैठा रखा था और मीटिंग में बैठकर उस व्यक्ति ने प्लान देखा। कंडीशन कुछ भी हो प्लान देखने की, लेकिन प्लान देखने के जस्ट बाद आप एक्साइटमेंट से भरे हुए होने चाहिए। उस समय पे जैसे ही प्लान प्रेजेंटेशन खत्म हुई है, आपको एक्साइटमेंट से भरा हुआ होना जरूरी है। एक्साइटमेंट, जोश आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिखना चाहिए। और आपने तुरंत वहां पर जो है प्लान प्रेजेंटेशन के बाद आपने तुरंत क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। पहला सवाल आपका यही रहेगा कि सर आपको प्लान कैसा लगा, अच्छा। ठीक है, या फिर आप इसको थोड़ा सा और अपग्रेड करके पूछ सकते हैं, सर आपको प्लान कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक जो नॉर्मल तरीका होता है, जो मैं अगर किसी से पूछता हूं तो मैं यही पूछता हूं कि सर आपको प्लान कैसा लगा, अच्छा। सर आपको प्लान कैसा लगा, अच्छा। ये मेरा तरीका होता है। बाकी आप दूसरा वाला तरीका भी पकड़ सकते हैं। तो जब आप अपने मुंह से बोलते हैं कि सर आपको प्लान कैसा लगा, अच्छा, तो अच्छा बोलने में आपने क्या किया, उस व्यक्ति को और कुछ बोलने का ऑप्शन आपने उसका खत्म कर दिया। इस तरह से सवाल पूछने से सामने से रिप्लाई भी आपको यही मिलता है कि हाँ सर अच्छा लगा। समझ में आ गया? तो आपने सामने वाले के रिप्लाई को कंट्रोल कर लिया। और क्योंकि आपने ये सवाल फुल एक्साइटमेंट के साथ में पूछा, तो सामने वाला आपकी बात से एग्री भी हो जाता है ऑटोमेटिकली कि हाँ अच्छा ही लगा वाली बात होती है। समझ में आया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सर आपको प्लान में क्या अच्छा लगा? आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, या कंपनी का प्रोफाइल अच्छा लगा, या आपको यहां पर जो इनकम बताई जा रही है वो इनकम अच्छी लगी? आपको क्या अच्छा लगा सर? ये आपने क्या अच्छा लगा में 3 ऑप्शन दे दिए। प्रोफाइल अच्छा लगा, या सर यहाँ का आपको माहौल अच्छा लगा। इस तरीके से 2-3 ऑप्शन आपने दे दिए। या आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बताए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा, जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगे, या यहाँ का कंपनसेशन प्लान अच्छा लगा, क्या लगा? अब 3-4 ऑप्शंस आपने दे दिए, तो वो 3-4 में से ही कोई ना कोई एक ऑप्शन उठाएगा। सामने वाला आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो इन्हीं 3-4 में से कोई एक ऑप्शन पे बात करेगा कि सर मुझे यहाँ का प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, या सर मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, सर मुझे कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा, या सर मुझे यहाँ का जो इनकम प्लान बताया गया कि आप 1 महीने में 50 लाख रुपया कमा सकते हैं, मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करी सर, क्योंकि आज से पहले सर मैंने ऐसा कभी सुना नहीं था।
तो इनमें से कोई एक चीज ही सामने वाला पिक करेगा। तो अगर सामने वाला कहता है कि सर मुझे तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, तो भी वो आपके साथ ज्वाइन ही करेगा। अगर सामने वाला कहता है कि सर मुझे तो इनकम प्लान बहुत अच्छा लगा, तो भी वो आपके साथ है। सामने वाला कहता है कि सर मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, तो भी वो आपके साथ है। कहता है कि सर मुझे यहाँ का कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा, तो भी वो आप ही के साथ है ना। तो इसको कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। और इसको मैं थोड़ा सा और उदाहरण से आपको थोड़ा सा अगर समझाऊं कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन किसको कहते हैं। मान लीजिए सर्दी का मौसम है, बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आपके घर के बाहर जो है चारों तरफ बर्फ पड़ रही है, लगातार हिमपात जारी है, बर्फबारी जारी है, लगातार बर्फ पड़ रही है। तो ऐसे में मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपके घर आया, ठीक है, बाहर बहुत ठंड चल रही है और आपका दोस्त आपके घर आ गया और आप अपने दोस्त को पूछते हैं कि दोस्त क्या पियोगे। जब आपने सिर्फ ये पूछा कि दोस्त आप क्या पियोगे, तो आपका दोस्त आपको कुछ भी बोल सकता है। क्या पियोगे में वो आपको कोई ऐसी चीज भी बोल सकता है जो शायद उस समय आपके घर में अवेलेबल ही ना हो सकता है वो बोल दे कि मैं कॉफी पीऊंगा, और हो सकता है कि उस समय आपके घर में कॉफी अवेलेबल ही ना हो सकता है ना। लेकिन अगर आपने पूछ लिया थोड़ा अलग तरीके से, अगर आपने इस सवाल को पूछ लिया, आपके घर में जो चीज अवेलेबल है आपने वो ऑप्शन भी रख दिए साथ में कि यार ठंड का इतना मौसम हो रहा है, चाय लाऊं या गर्मा गर्म पकौड़े खाओगे, बताओ। तो सामने वाला दोनों में से एक ऑप्शन ही पिक करेगा ना। इसको कहते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, कि आप सामने वाले को उतने ही ऑप्शन दे रहे हो जितने अवेलेबल हैं, और आप सामने वाले को उन्हीं ऑप्शंस में से एक चीज पिक करने के लिए टेम्प्ट कर रहे हो, ताकि वो उन्हीं में से कोई एक ऑप्शन ही पिक करे, और उनमें से वो कोई भी ऑप्शन पिक करेगा आपके लिए आगे उस प्रोसेस को, आपकी जो सेल्स की प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। समझ में आ गया? इसको कहते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन पूछना है। पहला क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन आपने पूछा कि सर आपको प्लान कैसा लगा, अच्छा, सामने वाले ने बोला अच्छा। फिर आपने पूछा कि सर आपको प्लान कैसा क्या अच्छा लगा प्लान के अंदर में, आपको प्रोफाइल अच्छा लगा, यहाँ का माहौल अच्छा लगा, या आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, या आपको इनकम प्लान अच्छा लगा। 4 ऑप्शन दे दिया आपने। तो सामने वाला चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन पिक करेगा कि सर मुझे तो यहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। जैसे ही सामने वाले ने बोला कि सर मेरे को यहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, तो आपने क्या करना है, सामने वाले की हाँ में हाँ मिलानी है। आपने भी यही बोलना है कि सर बहुत बढ़िया, मुझे भी यहाँ के प्रोडक्ट ही बहुत अच्छे लगे थे, और यहाँ के प्रोडक्ट्स देखने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि ये जो प्रोडक्ट हैं ये मार्केट में बहुत तेजी से निकलने वाले हैं, और इन प्रोडक्ट्स को आगे मार्केट में इनके बारे में चर्चा करने में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसलिए मैंने देर नहीं करी और मैंने फटाफट से इस बिजनेस को उसी समय ज्वाइन कर लिया था। और मेरा मानना है कि आपके मन में भी यही इस समय बात चल रही होगी। तो चलिए सर बिजनेस को शुरू करते हैं। मुझे ये बताइएगा सर कि आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम में शुरू करना चाहेंगे या फुल टाइम में। अब वो चाहे सामने वाला इस बिजनेस को पार्ट टाइम में शुरू करना चाहे या इस बिजनेस को फुल टाइम में शुरू करना चाहे, दोनों ही कंडीशन में वो है तो आप ही के साथ ना, बस यही है। दीज आर द ओल्ड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। इनको क्या कहते हैं? क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। सामने वाला कहता है कि पार्ट टाइम में, तो आपने बोला है सर बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम में ही करने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यही एक ऐसा मौका है जहां पर आपके पास में आजादी मिलती है आपको कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर काम कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम में काम करना चाहे पार्ट टाइम में काम कर सकते हैं, फुल टाइम में काम करना चाहे कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम में ही शुरू किया था और पार्ट टाइम में ही इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए वो यहाँ से बहुत अच्छी इनकम पर पहुंचे हैं। और मेरा ये मानना है कि आप और हम मिलकर इस बिजनेस को बहुत बड़े स्तर पर लेकर जाएंगे। चलिए सर आज अभी इसी वक्त से इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। सो दिस इज क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। ये आपने पूछना है। तो जैसे ही आप क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं तो आपने वहां पर तुरंत फर्स्ट अटेम्प्ट करना है क्लोजिंग का। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन पूछते ही आपने वहां पर तुरंत जो है आपने फर्स्ट अटेम्प्ट करना है क्लोजिंग का। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आदमी प्लान देखते ही तुरंत उसी वक्त ही
पेमेंट कर दे। जो भी ज्वाइनिंग के लिए जो भी शुरुआती परचेज करने की जरूरत है, वो शुरुआती परचेज करने के लिए जितना पैसा खर्च होने वाला है वो व्यक्ति आपको तुरंत उसी वक्त दे दे। ये आपकी कोशिश होनी चाहिए कि चलिए सर, अभी हमारे साथ में और भी काफी सारे लोग यहाँ पर कनेक्ट होने वाले हैं। सर, इस बिजनेस की मैं आपको एक खासियत बता देता हूँ। ये पूरा का पूरा बिजनेस जो है सीनियरिटी का गेम है। ये बिजनेस क्या है? पूरी तरह से सीनियरिटी का बिजनेस है। यहाँ पर सीनियरिटी का गेम है, पहले आओ पहले पाओ वाला बिजनेस है। यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति एक बार पहले आ जाता है उस व्यक्ति की आईडी हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए ऊपर हो जाती है। तो ये अभी हमारे पास में मौका है। मेरे को भी ये चीज समझाई गई थी और मुझे समझ में आया था कि देर बिल्कुल भी नहीं करनी है इस बिजनेस के अंदर में। तो वही चीज हम भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देर बिल्कुल नहीं करनी है इस बिजनेस के अंदर में। तो चलिए सर, आप इसका पेमेंट जो है, जो आईडी एक्टिवेशन का जो अमाउंट है वो आप कैश करेंगे या एटीएम, या आप मुझे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। अगर आपके पास कैश अभी पड़ा हुआ है तो अभी कैश दे दीजिए, यहीं पर इसकी एंट्री लगा के आपका बिजनेस अभी स्टार्ट कर देते हैं। और अगर कैश नहीं पड़ा हुआ है तो आप मुझे गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से भेज दीजिए, ताकि अभी आपका जो है इसी वक्त आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए। उसी समय सामने वाले का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने कोशिश करनी है। चलिए सर, बाद में बात करते हैं वाली सिचुएशन मत करना। मतलब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आदमी उसी वक्त ज्वाइन हो जाए। ठीक है, आपने अपनी तरफ से आदमी को बाद के लिए टालना नहीं है। अपनी तरफ से नहीं टालना आपने, कि आप अपनी तरफ से ही बोलने लग जाएं कि सर ठीक है सर, कल दे देना पेमेंट, ऐसी क्या जल्दी मची हुई है, कल दे देना पेमेंट, है ना। थोड़ा सोच लो, विचार लो। प्लान आपने देख ही लिया है सर, थोड़ा सोच लो, विचार लो, और 2-4 दिन बाद भी अगर आप ज्वाइनिंग करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा कभी नहीं बोलना है। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि व्यक्ति तुरंत उसी समय ज्वाइन करे। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट मस्ट बी कलेक्टिंग ज्वाइनिंग अमाउंट। टेल योर प्रोस्पेक्ट बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग राइट नाउ। अपने प्रोस्पेक्ट को उसी समय बताइए कि अभी ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट है। ये आपके प्रोस्पेक्ट को उसी समय उसी वक्त बताना जरूरी है। ठीक है, तो आपके प्रोस्पेक्ट को उसी समय बताइए कि बेनिफिट क्या है उसी वक्त ज्वाइन करने का। और अगर आपकी कंपनी की तरफ से, आपके सीनियर्स की तरफ से कोई ऑफर चल रहा है उस समय, तो उस ऑफर के बारे में भी तुरंत उसी वक्त बताइए कि सर अभी ज्वाइन करने पर यहाँ पर ये ऑफर चल रहा है, ये डिस्काउंट चल रहा है, ये एक के साथ एक फ्री चल रहा है। कुछ भी, जो भी ऑफर उस समय ज्वाइनिंग के लिए चल रहे हैं वो ऑफर उस समय बताइए, ताकि वो ज्वाइनिंग उसी समय आए। ठीक है ना। सीनियरिटी के बारे में बात कीजिए। ठीक है, तो ये है फर्स्ट अटेम्प्ट। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट उसी समय होना चाहिए। जितना ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ में, जोश के साथ में बात करेंगे, उतना ही ज्यादा चांसेस बनेंगे सामने वाले व्यक्ति के ज्वाइन होने के। ठीक है, इसके अलावा देखिए, आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी किया, आपने पहला अटेम्प्ट भी कर लिया, उसके बाद भी हो सकता है सामने वाला कहे कि चलो ठीक है सर, थोड़ा सोच के बताता हूं, या अभी मेरे पास पैसे नहीं है, या थोड़ा सा मुझे अभी सोचने का टाइम चाहिए, या कुछ भी सामने वाला बोल सकता है, टालने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति टालने की कोशिश करता है तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति टालने की कोशिश करता है तो उस केस में आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूं। वहां पर आपने फॉर्म फिलअप करवाना है। ठीक है, आपके पास में एक ज्वाइनिंग फॉर्म होना चाहिए। ज्वाइनिंग फॉर्म कह लो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कह लो, है ना। प्रोस्पेक्ट की डिटेल नोट करने का जो फॉर्म होता है वो आपके पास में फॉर्म्स होने चाहिए उस समय वहां पर। ठीक है, इन केस इफ योर प्रोस्पेक्ट इज रिफ्यूजिंग टू ज्वाइन राइट नाउ, योर सेकेंड अटेम्प्ट मस्ट बी टू फिल द फॉर्म एटलीस्ट। पहला अटेम्प्ट आपने तुरंत पेमेंट लेने का करना है, और अगर तुरंत पेमेंट देने में सामने वाला आनाकानी कर रहा है तो आपका सेकंड अटेम्प्ट जो है वो होना चाहिए कि सामने वाला एटलीस्ट उसी समय फॉर्म फिलअप कर ले। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि फॉर्म फिलअप करने से सामने वाले के दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बन जाता है ज्वाइनिंग करने का। ठीक है, फॉर्म फिलअप क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग इन द माइंड ऑफ योर प्रोस्पेक्ट एंड इट इज पॉजिटिव बिगिनिंग। फॉर्म फिलअप करना एक पॉजिटिव बिगिनिंग, एक पॉजिटिव शुरुआत के तौर पर जो है वहां पर आपका एक माहौल बन जाता है, पॉजिटिव शुरुआत हो जाती है। सामने वाला फॉर्म भर देता है, तो फॉर्म भर देने से क्या होता है कि सामने वाले का एक डिसीजन बन जाता है कि हाँ ठीक है, मैंने फॉर्म भर दिया है, अब मुझे ज्वाइनिंग का अमाउंट देना है, कितना अमाउंट देना है, कौन सी डेट में देना है, ये सब फॉर्म के अंदर आपने भर देना है, ताकि आपको भी क्लियर रहे और सामने वाले आपके प्रोस्पेक्ट को भी क्लियर रहे कि भाई इतना अमाउंट देना है और इतनी डेट में देना है। ठीक है, तो ये फॉर्म फिलअप क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग इन द माइंड ऑफ योर प्रोस्पेक्ट्स। लेकिन कई कंपनीज के अंदर में कई जगह देखा गया है कि आज की डेट में कई जगह पर फॉर्म फिलअप को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन मेरी आपको ये सलाह है
सेल्स के फील्ड में कुछ नियम ऐसे रहते हैं जो नियम कभी नहीं बदल सकते। सेल्स की फील्ड में ना कुछ नियम ऐसे रहते हैं जो नियम कभी नहीं बदल सकते, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म उन्हीं जरूरी नियमों में से एक है जिनके इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं हो सकते। फॉर्म फिलअप का रोल कभी भी कम नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है आपकी सेल्स को बूस्ट करने की। तो अगर आप नहीं करते हैं, नहीं भरवाते हैं फॉर्म का इंपॉर्टेंस नहीं समझाते हैं अपनी टीम के अंदर में, फॉर्म भरवाने का कल्चर अगर डेवलप नहीं किया है, तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस कल्चर को अपने नेटवर्क में डेवलप जरूर करें। ठीक है। फॉर्म फिलअप के बाद एक दो सिचुएशन हो सकती है, या तो आपकी कंपनी की तरफ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपकी कंपनी की तरफ से आपको फॉर्म नहीं मिलता है तो आप खुद भी अपने आसपास के प्रिंटिंग प्रेस में जाकर वहां पर से कुछ फॉर्म आप छपवा सकते हैं खुद ही। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना कि जब आप खुद फॉर्म भरवा रहे होते हैं तो उसके ऊपर आप कंपनी का नाम कभी भी मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है। मतलब आपने फॉर्म में कभी भी इस तरीके से फॉर्म नहीं छपवाना है ताकि फॉर्म को देखकर लगे कि ये कंपनी का फॉर्म है, अगर कंपनी ने फॉर्म नहीं छपवाया तो। इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है। फॉर्म का मैं आपको एक परफॉर्मा बता देता हूं कि फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स आप भरवा सकते हैं। अगर आप खुद से फॉर्म प्रिंट आउट करवा रहे हैं तो ये सारी डिटेल्स आप फॉर्म के अंदर में डाल सकते हैं। फॉर्म की दो साइड होती है, एक होता है फ्रंट, एक होता है बैक। ठीक है ना। तो ये है फ्रंट। सबसे पहले फ्रंट साइज। फॉर्म के फ्रंट साइज में आपने ये चीजें लिखनी है। फ्रंट में सबसे ऊपर पे आपको फॉर्म में एक सीरियल नंबर डालना है। सीरियल नंबर कम से कम 4 डिजिट का होना चाहिए, और सीरियल नंबर 1 से शुरुआत मत करना। कहीं भी रैंडम कोई भी रैंडम सीक्वेंस से वहां पर जो है फॉर्म आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आपने फॉर्म शुरू कर दिया 6755 से, ठीक है, 6755 से आपने शुरू कर दिया, तो 6755, 756, 57, 58, 59, 60 ऐसे कहीं भी आप जो सीरियल नंबर है ना वो रैंडम शुरुआत करें। ठीक है। ताकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पहला फॉर्म ही आप भरवा रहे हैं वहां पर उस एरिया के अंदर, या आपकी टीम का या कहीं का ये पहला फॉर्म है, आपके सिस्टम का पहला फॉर्म है, ऐसा नहीं लगना चाहिए उस फॉर्म को देखकर। ठीक है। तो सीरियल नंबर हमेशा कम से कम 4 से 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, जितना आप करना चाहें करें, और वो कभी भी 1 से शुरुआत नहीं होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि वो कोई रैंडम नंबर होना चाहिए, और फिर पहला फॉर्म जहां से शुरू हुआ वहां से आगे बाकी फॉर्म्स को आपने एक सीक्वेंस में सीरियल नंबर देना है, क्योंकि सीरियल नंबर बहुत बड़ा रोल निभाता है आपको ज्वाइनिंग निकालने में। ठीक है। जैसे आपने पहला फॉर्म भरा किसी का 6576, ठीक है, फिर आपने दूसरा फॉर्म भर दिया 6577, तो जैसे ही आपने 6577 नंबर का फॉर्म भरा तो अब 76 वाले के पास जा सकते हैं कि देखिए सर ये 77 नंबर का फॉर्म भर गया, यानी कि एक व्यक्ति की एंट्री आपके बाद लग चुकी है। ठीक है। तो ये चीज ऊपर वाले को, मतलब 76 वाले को मोटिवेशन मिलेगा, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ये सारे फॉर्म देखकर 76 वाले को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी ज्वाइन कर लेता हूं, मैं अपनी आईडी एक्टिवेट करवा लेता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सीनियरिटी खराब हो जाए। तो उसको अपनी आईडी एक्टिवेट करवाने का एक बड़ा क्लियर कट रीजन मिल जाता है सीरियल नंबर की वजह से। ठीक है। तो सबसे ऊपर आपने फ्रंट में सीरियल नंबर लिखना है। देन आपको पासपोर्ट साइज फोटो के लिए एक जगह बना दीजिए उसमें, और नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, अल्टरनेट मोबाइल एड्रेस, पैन कार्ड, ईमेल, इस तरह की जो जरूरी जानकारियां होती हैं, और भी 2, 4, 5 ज्वाइनिंग। आपकी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसको देख लेना कि आपकी कंपनी का जो वेबसाइट के अंदर में जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो वहां पर क्या क्या डिटेल चाहिए वो सारी डिटेल्स देख लीजिएगा, और वो सारी डिटेल्स आप फ्रंट में लिख दीजिएगा। करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, नॉमिनी। देखो करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग लिखना जरूरी है, क्योंकि कई लोगों का क्या होता है करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग होता है ना। तो ये दोनों चीजें लिखेंगे तो आपको भविष्य में इसकी आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। नॉमिनी नेम, नॉमिनी रिलेशन, है ना, और डेट और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, मतलब ये फ्रंट साइड में आएगा फॉर्म की जो डेट है और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पर हमने जो फ्रंट में जो सिग्नेचर लिए हैं, ये जो डिटेल्स भरी गई है ना इस व्यक्ति की, इस डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए सिग्नेचर लिए हैं कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो इस बात को वेरीफाई कर रहा है कि इसमें जो भी डिटेल्स भरी हुई हैं वो सारी की सारी डिटेल्स सही हैं। ठीक है। तो ये आपने फ्रंट साइड में लेना है, और बैक साइड में आपने ये चीजें लेनी है। प्रोडक्ट का अमाउंट और मोड ऑफ पेमेंट, कि सामने वाला जो पेमेंट आपको देने वाला है वो कैश देगा या डीडी के द्वारा देगा या डिजिटल पेमेंट देगा, कैसे वो आपको पेमेंट देगा, ये आपने उसमें लिखना है। डेट ऑफ पेमेंट, कौन सी डेट में वो व्यक्ति पेमेंट देने वाला है, ये आपने वहां पर लिखना है।
और उस व्यक्ति का बैंक नेम, उस व्यक्ति का ब्रांच नेम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें आपने बैक साइड में आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है। और बैक साइड में आपने फिर से एक बार उस व्यक्ति का सिग्नेचर आपने लेना है। एक फ्रंट में सिग्नेचर ले लीजिए, एक बैक साइड में सिग्नेचर ले लीजिए, ताकि दोनों तरफ जो इन्फॉर्मेशन भरी हुई है वो दोनों तरफ की इन्फॉर्मेशन आपका एप्लीकेंट जो है वेरीफाई कर दे। तो आपके एप्लीकेंट जो एप्लीकेंट है, आपका जो न्यू प्रोस्पेक्ट है, उसके दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो गई है कि मैंने फॉर्म भरा है, मैंने ये वाला प्रोडक्ट लेना है, मैंने इसका इतना अमाउंट पे करना है और मैंने इतनी डेट में ये पेमेंट देना है, इस तारीख को मैंने पेमेंट देना है। एक्चुअली सामने वाले का डिसीजन पक्का करवाने के लिए हम ये फॉर्म भरवा रहे होते हैं। और इस फॉर्म को भरवाते वक्त आप कुछ ना कुछ अमाउंट उस व्यक्ति से लीजिए। अगर आपकी कंपनी के अंदर में कोई सिस्टम चल रहा है, ठीक है, तो उस सिस्टम की तरफ से अगर आपको फॉर्म मिल रहे हैं तो वो कितना अमाउंट आपने लेना है वहां पर उस व्यक्ति से, वो पहले से आपको आपके सीनियर्स बता के रखते हैं कि भाई ये अमाउंट है, इतना अमाउंट जो है जमा होता है, ठीक है। और अगर ऐसा मतलब ऊपर से कोई सिस्टम नहीं चल रहा है और आप ही ये सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने जो है कम से कम 200-300 रुपए जो है इसमें आपने वहां पर पेमेंट उस व्यक्ति से लेना है। और उस व्यक्ति को ये बता देना है कि भाई जब वो फाइनल पेमेंट करेगा तो उस फाइनल पेमेंट में ये अमाउंट जो है डिडक्ट हो जाएगा, ये अमाउंट उस फाइनल अमाउंट में जो है ऐड हो जाएगा। तो ये चीज है, यानी कि आदमी ने क्या है, अपनी सीट बुक कर ली कि भाई हम अपने ऊपर सीनियरिटी लगा रहे हैं कि भाई ज्वाइनिंग अमाउंट 3000 रुपए का है, तो 300 रुपए देकर मैंने अपनी सीट बुक कर ली, अपनी पोजीशन रिजर्व कर ली। ज्वाइनिंग अमाउंट अगर 10,000 रुपए का है तो 1000 रुपए देकर मैंने जो है अपनी सीट बुक कर ली। ज्वाइनिंग अमाउंट अगर 5000 रुपए का है तो मैंने 500 रुपए देकर अपनी सीट बुक कर ली। समझ रहे ना? तो ये चीज है। और आप सामने वाले को स्पेसिफाई कर दीजिए कि भाई इतना पेमेंट आपसे लिया गया है और इतना पेमेंट बचा हुआ है। ये आप जो है टोटल अमाउंट के टाइम पर आप टोटल अमाउंट जहां पर भर रहे होंगे वहां पर आप लिख सकते हैं कि भाई टोटल अमाउंट इतना इस व्यक्ति ने देना है, 10,000 रुपए देना है। और ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हैं कि 500 रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वहां पर लिख दिया। तो ये काम आपने करना जरूरी है, फॉर्म भरना जरूरी है। ये फॉर्म अगर आपने सामने वाले का भर दिया तो आप ये समझ लीजिए कि ज्वाइनिंग एक तरीके से 90% डन हो गई। वो मतलब आपने ना डिसीजन बनवा दिया, आदमी ने पेमेंट अभी नहीं दिया आपको, अभी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई उस व्यक्ति की, लेकिन आपने उस व्यक्ति का डिसीजन बनवा दिया। डिसीजन इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हैं? ये फॉर्म बहुत बड़ा रोल निभाता है सर, खास करके अगर आप अपने एरिया के अंदर पहली बार काम स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई वहां पर सीनियर नहीं है, आपको कोई सीनियर सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा है वहां पर अभी, और आप बिल्कुल अभी जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंस ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपको अकेले देखकर हो सकता है शुरुआत में लोग आपके साथ में ज्वाइन ना कर रहे हो, लेकिन अगर आप फॉर्म भरवाते हुए चल रहे हैं और कुछ पेमेंट माने कि टोटल ज्वाइनिंग अमाउंट का 10% आप अगर लेते हुए चल रहे हैं, तो आपको क्या है, आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क वहां पर बनता चला जाता है। अभी आपने क्या करना है, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। यहां पर कहानी खत्म नहीं होती है। अभी तो उस व्यक्ति ने सिर्फ फॉर्म भरा है, लेकिन अब उसको अभी हमको उस व्यक्ति से पूरा पेमेंट भी तो लेना है ना। अब उस व्यक्ति से पूरा पेमेंट लेने के लिए आपने क्या करना है, आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है। फॉर्म में आपने क्या करा, मेंशन इन द फॉर्म ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर रजिस्ट्रेशन इन योर कंपनी। आपकी कंपनी की वेबसाइट के अंदर में ना एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला कॉलम होता है जिसको एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। तो वह उसके अंदर में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं उसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा आप, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस को आप अपनी फॉर्म में जरूर मेंशन करिएगा। क्योंकि आदमी का अभी कंपनी की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन वो उसको उस टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करवाना जरूरी है। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस को आप अपने फॉर्म में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। फॉर्म्स मेक्स योर बिजनेस सेफ। फॉर्म्स का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल ये रहता है कि इन केस बाद में अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भैया हमको तो गलत इंफॉर्मेशन देकर ज्वाइन करवा दिया गया था, या हमको बिना बताए ज्वाइन करवा दिया गया था, या हमको गलत तरीके से ज्वाइन करवा दिया गया था, तो वहां पर वो फॉर्म आपको सेव कर देता है, आपको बचा लेता है। क्योंकि उस व्यक्ति ने वो फॉर्म भरा हुआ है, उस व्यक्ति ने उस फॉर्म पे सिग्नेचर करे हुए हैं, आपके पास में एक रिकॉर्ड है कि ये व्यक्ति ने अपनी मर्जी से आपके साथ में बिजनेस ज्वाइन किया है। तो आपको बाद में कोई पंगा ना हो, उस पंगे से भी बचा लेता है। तो फॉर्म का एक्चुअल में बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आपने किसी व्यक्ति का फॉर्म भराया, तो अभी उस व्यक्ति ने आपको फाइनल पेमेंट तो किया नहीं है, अभी वो 4 दिन 5 दिन हफ्ता या 10 दिन के बाद वो व्यक्ति आपको फाइनल पेमेंट करेगा। तो कैसे पता चलेगा, कैसे आप इंश्योर करेंगे उस व्यक्ति के फाइनल पेमेंट को, कैसे इंश्योर करेंगे बताइए कि वो फाइनल पेमेंट तय डेट के अंदर आ ही जाए।
वो फाइनल पेमेंट तय डेट में रुके नहीं, उसके लिए आपको बीच में जो 3 4 5 दिन है ना, उनका इस्तेमाल करना जरूरी है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही किसी व्यक्ति ने फॉर्म भरा तो आपने उसको ज्वाइन मान के चलना है कि ये व्यक्ति ज्वाइन हो चुका है। जैसे ही किसी व्यक्ति ने आपके साथ में फॉर्म भर दिया ना, तो आपने उस व्यक्ति को ज्वाइन मान के चलना है कि ये व्यक्ति ज्वाइन हो चुका है। ये मान के चलना है आपने कि ये व्यक्ति ज्वाइन हो चुका है। आपने ऐसे ही बिहेव करना है कि ये व्यक्ति ज्वाइन हो चुका है। आपने क्या करना है, तुरंत उस व्यक्ति का जाके FIM करना है। डू नॉट वेट फॉर एक्टिवेशन। आपने एक्टिवेशन का वेट नहीं करना है। आपने इस बात का इंतजार नहीं करना है कि वो जब वो व्यक्ति अपनी आईडी को एक्टिवेट करवा लेगा तब मैं उसके साथ काम करना स्टार्ट करूंगा। ऐसा आपने वेट नहीं करना है। आपने तुरंत उस व्यक्ति का FIM करना है, ठीक है। और आपने तुरंत उस व्यक्ति की कुछ लिस्ट बनवानी है, 20 25 50 लोगों की, जितनी लंबी लिस्ट बनवा सके उतना अच्छा है। और आपने उसकी लिस्ट पर उसी सेम डे से काम करना शुरुआत कर देना है। उसी दिन आपने उस व्यक्ति के साथ में काम करना स्टार्ट कर देना है जिस दिन उस व्यक्ति ने फॉर्म भर दिया ना। फॉर्म भरते ही जैसे ही आपने उस व्यक्ति का FIM किया, तो FIM के साथ ही आपने उस व्यक्ति के साथ में काम करना स्टार्ट कर देना है। उसकी आईडी के एक्टिवेट होने का वेट नहीं करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, कॉन्टेक्ट एटलीस्ट 10 to 15% फ्रॉम हिज लिस्ट विद इन 1 वीक। मतलब जो एक्टिवेशन की डेट आ रही है ना उस व्यक्ति की आईडी एक्टिवेशन की डेट आने से पहले आपने उस व्यक्ति की लिस्ट में 10 से 15 लोगों से मिल लेना है। 15-20 लोगों से मिल लेना है। उसकी लिस्ट में जितने ज्यादा लोगों से आप मिल लेंगे उस दौरान उतना अच्छा है। उनको प्लान दिखा देना है, ठीक है। प्लान दिखा देना है आपने उस व्यक्ति को। उनकी लिस्ट के जो 15 से 20 लोग हैं, अगर आपने उस व्यक्ति की लिस्ट में से 15 से 20 लोगों को प्लान दिखा के उसमें से अगर 2 4 5 लोगों का फॉर्म भरवा लिया, तो वो जो ऊपर वाला व्यक्ति है ना जिसने पहले फॉर्म भरा है, वो जिस दिन उसकी डेट आएगी ना, उस डेट में वो बिना कोई सवाल करे, बिना कोई टेंशन लिए वो आपको फाइनल पेमेंट दे देगा। और यही तरीका होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में मैक्सिमम रिजल्ट्स हासिल करने का। इस तरीके से जब आप काम करेंगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स आपके साथ में आते हैं। इसी को कहते हैं डेप्थ वर्किंग। डेप्थ वर्किंग माने बिल्कुल डेप्थ में काम करना। बिल्कुल डेप्थ में जो व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है, मतलब जो अभी नया ज्वाइन व्यक्ति है, उसकी लिस्ट निकलवा के उसकी लिस्ट पे भागना, इसको कहते हैं डेप्थ वर्किंग। उसके साथ में काम करवाना। तो जितनी देर में एक व्यक्ति की आईडी एक्टिवेशन होने का टाइम होता है, उतनी देर में आप और भी 5 6 7 8 लोगों के और फॉर्म भरवा चुके होते हैं, और हो सकता है उनमें से किसी का पेमेंट भी आ जाए तुरंत। समझ रहे हैं? तो ये काम करना माय डियर फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। यही सिस्टम है। इस सिस्टम से जब आप काम करेंगे तो आपके साथ में बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे। ये वो सीक्वेंस है दोस्तों जिस सीक्वेंस से रिजल्ट्स मैक्सिमाइज किए जाते हैं, और ये फुल प्रूफ जानी मानी सीक्वेंस है।